विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान कर रहे थे, हम पॉलिटी कर रहे थे, ठीक है। उसमें भाग 3 में मूल अधिकार कर रहे हैं। कल हमने कहां तक किया? आर्टिकल 22 तक किया। आज हमने तीसरा मूल अधिकार करना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके अंदर 2 आर्टिकल करने हैं हमने, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 करने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। और दूसरा 24वां आर्टिकल हमने करना है, कौन सा जी? फिर बोलिए। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, यानी बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का निषेध या प्रतिषेध, ठीक है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, इन एनी माइन एंड एनी हजार्डुअस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा क्या किसी फैक्ट्री, किसी माइन और किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ये किसमें पढ़ेंगे हम? 24 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 23 उठा लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 क्या है? हेडिंग, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव को बेचना, खरीदना, ये क्या है? कानूनन जुर्म है, मतलब अपराध है। ये किसकी श्रेणी में आता है? किसी को फोर्स लेबर कराना। फोर्स लेबर बोलते हैं कि किसी से काम तो कराना पर उसको क्या ना देना, उसका मेहनताना ना देना, दैट इज फोर्स लेबर, ठीक है। जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया और बहुत सारी चीजें। वैदिक काल में विष्टि कहा जाता था फोर्स लेबर को, क्या कहते थे? विष्टि, ठीक है। तो आर्टिकल 23(1) के द्वारा मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। बेगार तो पता ही है आपको, उत्तराखंड में कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश, ये प्रथाएं पढ़ी हैं आपने। अंग्रेजों का सामान लेके ढोना पड़ता था, रजिस्टर होते थे किसके पास? गांव के प्रधान के पास, है ना। आज इसका नंबर, कल उसका नंबर। तो कुली बेगारी को क्या कर दिया गया था? उसके रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए थे 40,000 समर्थकों के साथ। पढ़ा है ना उत्तराखंड में, बस वैसे समझा रहा हूं मैं। तो बेगार मतलब जिसमें आप काम कराते हैं लेकिन उसको मेहनताना नहीं देते हैं, ठीक है भाई। संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद दंडनीय माना जाने वाला यह दूसरा कार्य है। दंडनीय माना जाने वाला एक हमने 17 में पढ़ा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो दंडनीय अपराध है। उसके बाद हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को क्या कर रहे हैं? दंडनीय अपराध घोषित कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दूसरे नंबर का क्या है? अपराध माना गया है, ठीक है। मानव दुर्व्यापार का अर्थ अत्यंत व्यापक है। न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वाचित मानव दुर्व्यापार और बेगार शब्द को क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। जैसे दास प्रथा, जैसे दास प्रथा जो आती है वो मानव दुर्व्यापार और किसमें? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के अंतर्गत आती है दास प्रथा। दूसरा बेगार अथवा बलात्श्रम, बेगार अथवा बलात्श्रम। मन तो करता है व्यक्ति का ना कि वो सुबह सुबह क्या करे, पुलिया से मजदूर उठाए, वो मजदूर 8 बजे आए, है ना, वो लगातार काम करता रहे, वो दिन में खाना भी ना खाए, ना वो सोए, है ना, और वो क्या करे, रात क्या बोलते हैं 8 बजे तक खोदता रहे या मकान बनाता रहे। यही तो प्रवृत्ति होती है मनुष्य की कि पैसे देने हैं तो मतलब इतना निचोड़ देना आदमी को मर ही जाए वो। समझ में आया? लेकिन क्या होता है कि नियम होते हैं लेबर्स के भी, लेबर्स लॉ होते हैं, कानून होते हैं, तो उनको भी समझाया जाता है। जितने भी मजदूर होते हैं उनको समझाया जाता है भाई इतने घंटे काम करने हैं, मानवोचित दशाओं में काम करने हैं, आपने दिन में खाना भी खाना है, थोड़ा आराम भी करना है, ठीक है, और उसके बाद इतने बजे आपने अपना बेलचा फावड़ा छोड़ देना है। समझ में आ गया? ये किसने बनाया? सरकार फिर कानून बनाती है उनके लिए। तो बेगार और बलात्श्रम समझ में आ गया। मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, मनुष्य को बेच नहीं सकते भाई, मनुष्य को क्या नहीं कर सकते? क्रय विक्रय नहीं कर सकते। स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों और बच्चों को अनैतिक व्यापार में नहीं लगा सकते। जितने भी ब्रदल्स होते हैं, वैश्यालय होते हैं, जहां पर भी स्त्रियों और बच्चों से अनैतिक व्यापार कराया जाता है, ये भी क्या है? इस श्रेणी में आता है। किसमें? मानव के दुर्व्यापार में, ठीक है। बंधुआ मजदूरी, ये भी किसमें आता है?
मानव के दुर्व्यापार ब्लात श्रम में आता है। इतना समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई एक्सप्लेन कौन करता है, अंतिम निर्वचन करता कौन है संविधान का? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया अलग अलग न्याय निर्णय में कि मानव का दुर्व्यापार का मतलब है क्या। तो मानव के दुर्व्यापार में आता है, क्वेश्चन बनेगा, नंबर 1 दास प्रथा, नंबर 2 बेगार अथवा ब्लात श्रम, नंबर 3 मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, नंबर 4 स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, और नंबर 5 बंधुआ मजदूरी। इतना एक्सप्लेन किया है। आने वाले समय में हो सकता है और चीजों को भी एक्सप्लेन करे सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद ये लिस्ट क्या हो जाए, थोड़ा और लंबी हो जाए। ठीक है? तो भाई ये कार्य जो है अनुच्छेद 23(1) के द्वारा प्रतिनिषिद्ध किए गए हैं और उनका उल्लंघन अपराध माना गया है। ध्यातव्य है कि आर्टिकल 23 किसी अपराधी व्यक्ति से दंड स्वरूप कराए गए ब्लात श्रम को निषिद्ध नहीं करता है, और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करता है तो वह बेगार या ब्लात श्रम की श्रेणी में नहीं आता है। साथ में यह भी समझा दिया गया है दंड स्वरूप अगर क्या किया जाए, दंड स्वरूप अगर किसी से ब्लात श्रम कराया जाए तो वो कार्य कराया जाए तो ब्लात श्रम में नहीं आता है। जैसे माना न्यायालय ने खुद बोलता है न्यायालय कि भाई सश्रम कारावास, क्या बोलता है कि जो कैदी होगा वो कारावास में रहेगा और श्रम भी करेगा, साथ में पत्थर भी फोड़ेगा, और जो भी काम कराया जाएगा वो करना पड़ेगा उसको, वो किसमें नहीं आता है। हाँ, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले ना उसका मेहनताना नहीं दिया जाता था। कैदी होते थे उनसे फ्री में होता था वो काम, मतलब सश्रम कारावास, कराओ काम, खुदवाओ, पत्थर फोड़वाओ। देखा होगा आपने पिक्चरों में, पत्थर फोड़ते हुए ही भागते थे वो जेल से, है ना। लेकिन बाद में किसी ने एक याचिका डाली, याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई मेहनताना तो देना पड़ेगा। तो जब वो व्यक्ति कैद से छूटता है तब उसको उसका वो पैसा जो जमा रहता है वो मिलता है। जेल के अंदर क्या करेगा वो, है ना, लेकिन उसको मिलता है, वो जमा होता रहता है उसका। इतना समझ में आ गया? तो भाई किसी अपराधी व्यक्ति को दंड स्वरूप कराए गए ब्लात श्रम को निषिद्ध नहीं करता है ये वाला आर्टिकल। और ना ही यदि कोई व्यक्ति अगर ओवरटाइम करना चाहे तो ठीक है। मजदूर ने कहा भाई 5 बजे बेलचा नीचे, फावड़ा नीचे, तसला नीचे तो नीचे। लेकिन उससे हमने बात की, हमने कहा यार अगर तुम क्या करोगे, ओवरटाइम कर लो, थोड़ा सा 4 घंटे और काम कर लो, 2 घंटे और काम कर लो, सामर्थ्य है। उसने कहा है लेकिन पैसे लगेंगे, तो डबल दिया जाता है। फिर क्या दिया जाता है, जितना मेहनताना होता है उसका ओवरटाइम जो होता है उसमें डबल मिलता है। ठीक है? तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करता है तो वह बेगार और ब्लात श्रम की श्रेणी में नहीं आता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। आर्टिकल 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मैंने कहा आपको कि भाग 3 में जिस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि यह दंडनीय अपराध है, अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, मानव का दुर्व्यापार ब्लात श्रम दंडनीय अपराध है, तो भाई इन आर्टिकलों के अंदर ये थोड़े लिखा हुआ कि क्या दंड मिलेगा। तो दंड बनाने के लिए संसद क्या करेगी, आर्टिकल 35 का प्रयोग करेगी। क्या करेगी? आर्टिकल 35 का प्रयोग करती है और दंड विहित करती है। किसके लिए? जिनको भाग 3 में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इतना समझ में आ गया? जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम हमने पढ़ लिया, अब यहाँ के अधिनियम पढ़ने हमने क्या किया गया। तो आर्टिकल 35 का प्रयोग करके संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 क्या किया। एक दिन रेडियो में 1976 में इंदिरा गांधी जी का काल था, एक दिन इंदिरा गांधी जी ने रेडियो में क्या कहा कि जितने भी बंधुआ मजदूर हैं आज से अपने आप को मुक्त समझें। क्या समझें? और अगर किसी व्यक्ति को ऐसे पाया जाता है कि उसने बंधुआ मजदूर रखे हुए हैं तो वो दंड का भागी होगा। क्या होगा? क्योंकि इससे पहले बंधुआ मजदूरी चलती थी। भाई किसी दादाजी ने 100 रुपए किसी से उधार लिए, उस पर ब्याज चढ़ते पिताजी भी क्या कर रहे हैं, हवेली में काम कर रहे हैं, पिताजी के बाद माताजी भी क्या कर रही है, हवेली में काम कर रही है, खेत खोद रहे हैं, बच्चे हो गए, बच्चे भी क्या, उस 100 रुपए के चक्कर में भाई 3 पीढ़ियां क्या हो गई, घिस गई, बंधुआ मजदूरी चल रही है। पिक्चरों में देखा होगा आपने, है ना। इंदिरा गांधी ने कहा कि जितने भी बंधुआ मजदूर हैं वो आज के बाद अपने आप को मुक्त समझें, और किसी भी अगर अमरीश पुरी या ओम पुरी के यहाँ, भाई विलेन वही होते थे पिक्चरों में, हमारे लिए तो वही है, जागीरदार जमींदार, उनके यहाँ अगर कोई बंधुआ मजदूर मिल गया तो दंड का भागी होगा वो व्यक्ति। कौन? जिस जमींदार ने क्या कर रखा हुआ, बंधुआ मजदूर रखे होंगे। चलो, तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम का सन याद रखना आप, 1976। क्या याद रखना है? उसके बाद
महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया, राजीव गांधी के समय में हुआ। ये कौन सा हुआ? महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। महिलाओं और बच्चों से कोई भी अनैतिक कार्य या इस प्रकार के देह व्यापार नहीं कराए जा सकते 1986 के तहत। ठीक है। मजदूरी संहिता विधेयक 2019 सरकार ने क्या किए? पास किए। कब किए? 2019 में। मजदूरी संहिता, मजदूरी। अब आप तो चाहते हो कि 10 रुपए में क्या कर दो, काम करवा दो। जैसे बीड़ी किस चीज से बनती है? तेंदुपत्ते से बनती है। आईएएस का क्वेश्चन रहा। सबसे कम जो श्रम दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? तंबाकू इंडस्ट्री में दिया जाता है। तंबाकू इंडस्ट्री में कैसे? बीड़ी लपेटनी है भाई। अब बीड़ी पहले 50 पैसे की आती थी, फिर बाद में 1 रुपए की हुई, फिर 2 रुपए की, फिर 5 रुपए की, अब पता नहीं कितने की। कितने का बंडल है? 10 रुपए का बंडल है। बताओ, वेरी गुड, है ना? ठीक है, 10 रुपए का बंडल है। तो भाई अब यार 50 पैसे की बीड़ी, उसको लपेटने वालों को कितना पैसा मिलेगा? दिन भर में कितनी बीड़ी लपेट पाएगी कोई महिला या कोई बच्चा या कोई पुरुष? उस हिसाब से उन्हें क्या मिलती थी? ये तंबाकू वाले जो होते हैं, डब्बी होती है, उसमें चूना डालना पड़ता है, हाथ जल जाते हैं पूरे, किसके? महिलाओं के, बच्चों के, पुरुषों के। उसमें भी क्या होता है, क्योंकि तंबाकू आता ही सस्ता है, कितना भी उस पर टैक्स लगा दिया फिर भी क्या होता है? सस्ता होता है। चूना लगाना है, उसमें भरना है, क्योंकि चूना क्या है? प्रथा है यहाँ की। कभी जाना आप नीचे मैदानी इलाकों में, इलाहाबाद जाना या वहां जाना, लोग पान खाते हैं, उसके बाद चूना और मांगते हैं, फिर डालते हैं वो क्या मुंह में। इतना चूना खाते हैं ये लोग, है ना? उतना चूना मकान पे नहीं लगाते जितना क्या खा जाते हैं भारत के लोग। चलो, हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ जी, मकान में भी वही चूना होता है, बालिके बुझा हुआ चूना जो खाया जाता है, वही चूना आपके दीवारों पर भी लगता है, कली का चूना। समझ में आया? ठीक। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 बता दिया मैंने। मजदूरी संहिता विधेयक 2019 बता दिया। क्वेश्चन जो बनेगा मजदूरी संहिता विधेयक से बनेगा 2019 को। सरकार ने 4 श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सुन लो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1996 में शामिल किया। किसमें किया? भैया 4 नियम थे, इनको अब इन्होंने क्या कर दिया, जो नई सरकार है उन्होंने मजदूरी संहिता विधेयक 2019 में रखा। क्या क्या था वो? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। आपको न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा, जो उसके जीवन निर्वाह के लिए क्या हो। ये नहीं कि सुबह से शाम तक काम करा रहे हैं 10 रुपए दे रहे हैं, वो जमाना गया। दूसरा मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। तीसरा बोनस संदाय अधिनियम 1965, बोनस भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि फैक्ट्री में लगा रखे आपने मजदूर, खुद ही प्रॉफिट खा रहे हैं। प्रॉफिट जो होगा उस प्रॉफिट में हिस्सा होगा किसका? मजदूरों का भी होगा, जो काम करने वाले होंगे। साथ में आपको समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 शामिल किया। स्त्री और पुरुषों के लिए समान क्या होगा? पर व्यवहार में नहीं होता। ईंट छीलने की दिहाड़ी अलग होती है और लेंटर डालने की दिहाड़ी अलग होती है। लेंटर डालना कठिन काम है ना? लेकिन अगर स्त्री भी उसमें है तो उसको समान क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? अनुच्छेद 23 का खंड 2 और जो खंड 2 है, खंड 1 का अपवाद है। खंड 2 क्या है? खंड 1 का अपवाद है। कैसे अपवाद है? राज्य कभी कभी क्या करता है? एस्मा लागू करता है। क्या करता है? उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा है एस्मा की फुल फॉर्म क्या पूछी? इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। आप हड़ताल पे चले गए यार, क्या होगा? आप स्वास्थ्य विभाग से हो, आप बिजली विभाग से हो, आप हड़ताल करोगे तो फिर तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? एस्मा लागू करेगी सरकार, इसेंशियल सर्विस। आपको आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, या तो आपकी जगह पे सेना आ जाएगी, फिर सेना के इंजीनियर आएंगे, वो संभालेंगे विद्युत विभाग को। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? फिर केस लड़ते रहो आप। तो ये बोला गया कि अगर राज्य, आर्टिकल 23 का खंड जो है, खंड 1 का अपवाद है। आर्टिकल 23(2) कहता है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। ठीक है, आप डॉक्टर हो, ठीक है,
और आपको मानवोचित दशाएं देती है सरकार, देती है। अरे भाई मानवोचित दशाएं देती है कि नहीं देती है? देती है। मानवोचित दशाएं क्या होती है? 8 घंटे काम करना, छुट्टी का लाभ देना आपको कि भाई इतवार को छुट्टी होगी, सब देती है। लेकिन कोरोना आ गया यार, आपको दिन रात क्या करना पड़ेगा? जितना आप सेवाएं दे सकते हो आपको देना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने दी है सेवाएं कोरोना काल में। कौन सी किट पहनी? पीपीई किट पहनकर दिन भर उस किट में, ठीक है, क्या किया? मरीजों का इलाज किया। हालांकि एस्मा नहीं लागू किया था सरकार ने, बट ये बोला था कि आपको अब सेवाएं देनी पड़ेंगी, स्वास्थ्य विभाग का कर्तव्य बनता है। तो मैंने कहा राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, किंतु राज्य ऐसी सेवा लागू करते समय केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। साथ में ये भी बोल दिया, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के अथवा इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। एक केस आया भाई, दीना बनाम भारत संघ 1983 का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा? दीना बनाम भारत संघ 1983 का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। उचित मजदूरी पाने का हक है। कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। उचित पारिश्रमिक बिना काम कराना बलात् श्रम है और इसे आर्टिकल 23 का उल्लंघन होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो अब मैंने कहा कैदियों को उनका मेहनताना मिलता है, पहले नहीं मिलता था। 1983 से पहले नहीं मिलता था। 1983 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से मेहनताना मिलता है उनको। ठीक है। फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का मामला आया। कौन सा मामला? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का मामला आया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या किसी स्थान पर श्रमिकों से बलात् श्रम लिया जा रहा है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, यह सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। क्या है? और सरकार क्या हुई? चेती। सरकार ने फिर क्या किया? जगह जगह छापे मारे, देखा कहीं भाई बंधुआ मजदूरी तो नहीं कराई जा रही है। आज भी है इस समाज में बंधुआ मजदूरी क्या है? मौजूद है, चोरी छुपे मौजूद है। जहां पर भी आपको दिखती है आप शिकायत करो शासन से, प्रशासन से, फिर देखो कैसी कार्रवाई होती है। ऐसे नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश का मामला 1984 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरियों को मुक्त कराना ही नहीं है बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है। क्या करना है? जिससे कि वह अभावग्रस्त स्थितियों में पुनः शोषण का शिकार ना हो सके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाल श्रम का दे रहा हूं मैं। दरअसल मुंबई की तंग गलियों में जरी का काम होता है। किसका? बाल मजदूरी का बता रहा हूं मैं, इसका नहीं बता रहा हूं बंधुआ मजदूरी का, पर बंधुआ मजदूर मान सकते हो आप। छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं वो लोग और जरी का काम होता है। जरी समझते हो? कपड़े पर जो वो होता है, कढ़ाई का काम होता है। छोटे हाथों से बड़ा सुंदर काम होता है कि वो क्या करते हैं, उन गरीब बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर और साथ में उनसे बाल श्रम, दो एक्ट लगे उन पर। एक तो किसका? बाल मजदूरी, दूसरा क्या? बंधुआ मजदूरी। तो सरकार का दायित्व दीना बनाम भारत संघ के बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में बोल दिया था सरकार ने कि भैया आपका दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि आपने क्या करना है, जगह जगह पर क्या करना है, छापे मारने हैं। ये देखना है कि श्रमिकों से कहीं बलात् श्रम तो नहीं लिया जा रहा है। और उन बच्चों से 10-10 घंटे क्या करते थे? काम करवाते थे। ठीक है जी, उनको पकड़ा गया, बच्चों को सबको अपने अपने गांव में क्या कर दिया गया? वापस भेज दिया गया। कुछ साल बाद फिर देखा गया वो बच्चे वहीं मिले। क्यों मिले? फिर पूछा गया भाई क्यों? उन्होंने कहा गरीबी भाई, कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो, है ना। तो सबके पिताजी अमीर नहीं होते, सबकी माताजी अमीर नहीं होती। कुछ बच्चों के माता पिता क्या होते हैं? गरीब होते हैं, तो उनको करना पड़ता है, मजबूरी होती है कई बार। इसीलिए नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश 1984 के मामले में कहा कि सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना नहीं है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी। पुनर्वास मतलब उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। खाली आर्टिकल 21A में लिख के नहीं होगा प्राथमिक शिक्षा फ्री, आपको उनको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो। समझ में आया? तो इनके नाम याद रखने हैं। देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्शन लिया। नीरजा चौधरी, उन्होंने कहा यार खाली बंधुआ मजदूर पकड़ने से नहीं होगा, पुनर्वास दिया तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पहल किसने की? नीरजा चौधरी ने। किसने की? ऐसी बंधुआ मुक्ति मोर्चा कोई एनजीओ होगा या कोई संस्था होगी, उसने भारत संघ पर क्या किया? केस किया, तो
सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, समझ में आ गया। अब भाई बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, बाल मजदूरी को प्रोहिबिट करता है। आपको अगर किसी भी होटल में कोई छोटा बच्चा बर्तन धोते हुए दिखाई दे, किसी भी होटल में, किसी भी जगह पर, इवन किसी अधिकारी के यहाँ अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है जो कि क्या है, अवयस्क है, तो वो उस पर भी क्या होगी, कार्रवाई होगी। कई अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं इस चीज पर। इसलिए साफ साफ निर्देश है कि कोई भी 14 साल से नीचे के व्यक्ति को क्या नहीं करेगा, घर में काम काज के लिए नहीं रखेगा। हाँ, गोद ले सकता है, पढ़ाओ लिखाओ, और थोड़ा बहुत अगर वो काम भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसमें चल जाएगा। लेकिन उसकी स्कूल होनी चाहिए, उसका पूरा खर्चा होना चाहिए, खाने पीने रहने उसके लिए प्रॉपर कमरा होना चाहिए, तब चल सकता है एक बार के लिए। तो हो सकता है कि घर में थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दे, वो उसको उस श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन अगर कोई 14 साल से नीचे का बच्चा कहाँ पाया गया, किसी भी होटल में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, किसी भी हजारडोस एम्प्लॉयमेंट में, तो समझ लीजिए आर्टिकल 24 उसके मूल अधिकारों का हनन हो गया। क्या हो गया? तो बता देता हूं, आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में है। 14 साल से कम आयु के बालकों को, बालकों मतलब बालक बालिका दोनों आते हैं इसमें। बालकों का मतलब बालक खाली मेल नहीं होता है, बालक मतलब बालकों बालिकाओं, ठीक है, को कारखानों में, खानों में अथवा किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। उनमें नियोजित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना, शोषण से बचाना है, ठीक है। इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित निषेध आत्यंतिक एब्सोल्यूट है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। जैसे वहां पर है एस्मा, यहां पर नहीं है कोई भी अपवाद, ठीक है। ध्यातव्य की आर्टिकल 39, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डीपीएसपी में पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं? डीपीएसपी में राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वे अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, आर्थिक आवश्यकता मतलब गरीबी भाई, क्या आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी ऐसे रोजगार में न जाएं जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो। इतना समझ में आ गया? पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे पॉलिश करते हैं, है ना, देखा है? अमिताभ बच्चन की पिक्चर में देखा होगा आपने, जो पैसा फेंक के देता है, वो कहता है मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता डाका साहब, क्या नहीं उठाता? फिर बड़ा होता है वही डायलॉग देता है कि मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता डागा साहब। बहुत कम लोग होते हैं, पर बना क्या, वो डॉन बना पिक्चरों में भी, आईएएस तो नहीं बना, है ना, ठीक है। लेकिन 12वीं फेल में बच्चा आईपीएस बना, ठीक। खानों, कारखानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध है। भाई करने वाले अधोलिखित अधिनियम बता रहा हूं मैं कौन कौन से हैं। एक, बालक नियोजन अधिनियम 1938, ये अंग्रेजों के समय का है। ये क्या है? जब हम कारखाना अधिनियम पढ़ते हैं ना, कारखाना अधिनियम, तो अंग्रेजों के समय में आप पढ़ के आश्चर्यचकित होंगे कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं करेंगे। कि इसका मतलब पहले छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे अंग्रेजों के समय में कारखाने में, फिर बाद में 7 वर्ष के बाद फिर हम कुछ और पढ़ते हैं, फिर कुछ और पढ़ते हैं, अलग अलग आयु पढ़ते हैं, बढ़ती हुई आयु पढ़ते हैं। यानी जैसे जैसे लोग क्या हुए, सजग हुए, वैसे वैसे वो आयु क्या होती गई, बढ़ती गई। आज भी 14 साल जो है वो क्या है, कम है उस हिसाब से। 16 साल होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना? 14 में क्या होता है बच्चा? कुछ भी नहीं, टीनेजर, छोटा बच्चा। तो बालक नियोजन अधिनियम 1938, तो आप लोग पहल करो, इसको 16 वर्ष कराओ भाई। इसको 14 वर्ष काम करने की एज नहीं होती है, ठीक है। उसका मानसिक विकास हो रहा होता है। अगर आपने उसके अंदर दासत्व का भाव रख दिया ना, तो फिर वो हमेशा दासत्व के भाव के साथ ही जिएगा और उसी भाव के साथ क्या होगा, मरेगा। 16 साल में थोड़ा समझदार हो जाता है व्यक्ति। तो बालक नियोजन अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, भाई भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रमिक अधिनियम 1951। ये चाय बागान में देखते हैं आप, पहले महिलाएं, छोटे बच्चे और बच्चे ये क्या करते थे, नियोजित होते थे। तो बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958। अलंग एक जगह पड़ती है गुजरात में, कौन सी? अलंग। हमारे समय में आईएएस में क्वेश्चन आया था, ये बाद में आया था शायद। अलंग वो जगह है जहां दुनिया भर के जहाज आके तोड़े जाते हैं। क्या करते हैं?
जहाज तोड़े जाते हैं, मतलब पुराने हो गए जहाज माना किसी भी देश के, वो कहाँ आते, गुजरात में आता है अलंग में, वेल्डिंग करके काटा जाता है। तो वहां पहले छोटे बच्चे भी होते थे नियोजित, बाद में क्या किया गया, उनको दो काम किए गए, एक तो हटा दिया गया, और एक जो थोड़ा लंबे चौड़े थे उन्हें बोला गया भाई ऐसे बोलना मेरी उम्र 16 साल है। तो अधिकतर मजदूर जो छोटे होते हैं उनसे पूछना उम्र कितनी है, तो 16 बताते हैं, 18 बताते हैं, और देख के पता चल जाता है कि 16-18 के नहीं है कई बार। तो तुरंत शासन प्रशासन में शिकायत करें और ऐसे बाल मजदूरों को क्या करें, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करवाएं। ठीक है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966, बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो ये सारे क्या है भाई, क्या है ये सारे। अब पढ़ने में तो बड़े नॉर्मल से लग रहा है, क्रम पूछेगा यूपीएससी, क्या पूछेगा, तो बालक नियोजन अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, शिशु अधिनियम 1966, बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। इतना समझ में आ गया? ठीक। 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें बोला गया भाई सुन लो, घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आप घरों में और होटलों में भी बाल श्रमिक नहीं रख सकते। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार खतरनाक सूची में शामिल 13 व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में किसी बालक यानी 5 से 14 को नियोजित करना क्या है? अपराध है। अब वो 13 व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें मना किया गया कि इनमें 14 साल से नीचे के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका के प्रयास के बाद बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई। सरकार द्वारा बाल आयोग का गठन किया गया। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 1916 द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया है और इसका मूल नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम, इसको याद रखना है आपने, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन 1986 कर के अंदर से कम आय के बच्चों को रोजगार देने पर दंड स्वरूप 6 माह से 2 वर्ष तक की और 50,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। इसको ध्यान रखना आपने। थोड़ा मैं बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 के बारे में बता दूं। वह व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है उसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है। अब आपने 100 रुपए उधार लिए, क्या किए, और आपने कहा कि भाई पैसे तो है नहीं, काम कर लेता हूं, और आप क्या कर रहे हो, उससे काम करवा रहे हो, वो भी बंधुआ मजदूरी है। क्या है? वह व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है उसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यह प्रथा पूर्व मध्यकाल के सामंतवादी युग से देखी जा रही है। स्वतंत्रता के उपरांत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। केंद्र सरकार द्वारा इन मजदूरों को मुक्त कराने के बाद इन्हें पुनर्वास हेतु 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016, आपने याद करना सन, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 की घोषणा की गई तथा इसे केंद्रीय योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। जैसे क्या लाभ मिलते हैं मैं बता दूं। नंबर 1, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी? 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों जैसे दिव्यांग हैं, तस्करी या यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाएं हैं, बच्चों और ट्रांसजेंडर्स किन्नरों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि इस क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं एवं नाबालिगों की विशेष श्रेणी को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई अगर वैश्याओं को कोई वैश्या पकड़ी जाती हैं और उनको क्या करना है, दोबारा पुनर्वास की योजना के तहत उनको क्या करना है, सेटल करना है, उनको 3 लाख रुपए मिलता है। कितना? सामान्य महिलाएं अगर मिलती हैं बंधुआ मजदूर तो उनको 2 लाख रुपए मिलता है। ठीक है। बच्चे मिलते हैं 2 लाख रुपए मिलता है।
सामान्य वयस्क पुरुष बंधुआ मजदूरों को 1 लाख रुपए मिलेगा। इस नई योजना के तहत रकम को एक वार्षिक खाते में रखा जाएगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा। उल्लेखनीय है कि इस नई योजना के अंतर्गत किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वैश्यवृत्ति करवाना, बाल श्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में सम्मिलित किया गया है। ये जो आपको सड़क पे दिखते हैं ना बच्चे भीख मांगते हुए, और आपको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, तरह तरह का ये क्या होते हैं, ये इन किसी मतलब क्या बोलते हैं इनको, संगठित गिरोह होते हैं। वो बच्चों को क्या करते हैं, $1 मिलियन बेबी कौन सी पिक्चर थी, एक वो थी ना जिसमें दिखा रखा था, अनिल कपूर की पिक्चर थी, $1 मिलियन नहीं कुछ और था पिक्चर का नाम, उसमें दिखा रखा था भाई पूरा कि कैसे कैसे करते हैं। ये बच्चों को उठाते हैं, उसके बाद किसी की आंख फोड़ते हैं, किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी की टांग तोड़ते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं। अगर ऐसा कहीं पर आपको गिरोह दिखता है तो तुरंत आप शिकायत करें। क्या करें, पुलिस से शिकायत करें, शासन से शिकायत करें, ठीक है। उनके पुनर्वास की योजना क्या करें, भीख न दें कृपया, क्या ना दें। अब आप विरोध करोगे मेरा कि जी क्यों ना दें, इसलिए ना दें क्योंकि इससे प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अगर कोई मांग रहा है, अगर वो बोल रहा है कि जी खाया नहीं है तो खाना खिला दो, उसे बोलो चलो मेरे साथ होटल में ले जाओ, खाना खिलाओ, पैसे मत दो। क्या मत दो, कोई ये बोल रहा है कि मेरे घर में भी भूखे हैं, उसको खाने का पैकेट दे दो, खरीद के दो, लेकिन पैसे मत दो। क्योंकि क्या हो रहा है, संगठित जो ये होते हैं, क्या गिरोह होते हैं, ये इस प्रकार के काम कराते हैं। अगर आपको किसी संगठित गिरोह का पता चलता है, तुरंत पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करें। तो समझ में आ गया, इतना काफी है।